नमस्कार, स्वागत है आपका एलविन क्लास में। हम लोग अभी पिछला अध्याय महत्वपूर्ण विषय पढ़े राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकास यात्रा। उसमें हम लोग देखे कि हमारे संविधान का विकास क्रमिक हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक की विशेषताओं को पढ़े। अब आज परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और पाठ्यक्रम में भी ये भारतीय राज्य व्यवस्था में है भारतीय संविधान का निर्माण एवं उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। आज हम इस अध्याय को देखेंगे। भारतीय संविधान क्या था, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले किसने मांग की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा क्या कहा गया था। एम.एन. राय जो वामपंथी नेता थे उन्होंने कब मांग की थी, आदि आदि चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। ये कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। देखते हैं इस विषय को। पहले हम जानेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, तो भारत में जो संविधान सभा के सर्वप्रथम गठन का विचार एम.एन. राय द्वारा वर्ष 1934 में दिया गया था। भारत में संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम कई बार पूछा है विचार किसके द्वारा दिया गया था, एम.एन. राय जी। एम.एन. राय कौन थे, ये वामपंथी नेता थे। और ये कम्युनिस्ट पार्टी के भारत में इन्होंने स्थापना की। देखिए कब दिया गया था, 1934 में। तो ये पूछा जाता है कि भारत में संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने दिया। तो भारत में संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार एम.एन. राय जी द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो वर्ष 1934 में। ये एक बात हो गई। दूसरा जो इसकी पृष्ठभूमि में है कि वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की आधिकारिक मांग के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1938 में भारतीय संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसके नेतृत्व में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार की मांग की गई थी, तो वो मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब की गई थी, वर्ष 1938 में। अब बात करते हैं संविधान सभा के गठन की। देखिए संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। कैबिनेट मिशन जो हम लोग पढ़े थे आया था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर, ये दो उसमें सदस्य थे और कैबिनेट मिशन आया था। देखिए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक बुनियादी ढांचे का स्वरूप स्वीकारा गया। बुनियादी ढांचे का स्वरूप भारतीय संविधान के निर्माण हेतु कब स्वीकारा गया, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव द्वारा। ठीक है, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष कब्जे वाले या प्रत्यक्ष शासन वाले जो प्रांत थे उनसे 296 लोगों का चयन होना था। जो बाकी की 93 सीटें थी वो देसी रियासतों द्वारा चुनी जानी थी। तो अब आइए देखते हैं। ये जितना टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार घुमा घुमा के प्रश्न इसमें से पूछता है। तो संविधान सभा में कुल कितनी सीटें थी, 389। ठीक है, 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से चुनी जाने थे लोग, और जो 93 सीटों की बात होती है वो देसी रियासतों से चुने जाते थे। अब जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से जो 296 सीटें थी उसमें देखेंगे तो 292, इसमें से 292 यहाँ कर देंगे, 292 धन 4 इसकी बात करेंगे। इसमें 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के अधीन 11 प्रांतों से होता था, और जो 4 सदस्य आते थे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, इसमें से एक एक सदस्य चुने गए थे। ठीक, उसके बाद अगली बात आती है देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाता था। मान लीजिए कि कोई देसी रियासत ए है तो इसका जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वो जो देसी रियासत ए है तो जो इसका प्रमुख होगा इसके द्वारा
इसका प्रतिनिधि चुना जाता था। ठीक, उसके बाद अब 296 सीटों पर चुनाव हुए। कब चुनाव हुए? जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। उसमें कांग्रेस को कुल सीटें 208 मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य छोटी छोटी पार्टी जो थी, छोटी छोटी राजनीतिक पार्टी जो थी, उनको 15 सीटें मिली। तो जो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ 296 सीटों के लिए, उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली और 15 सीटें अन्य छोटी छोटी पार्टियों को मिली। अब देखिए, ये जो संविधान सभा थी इसमें कमियां तो थी, लेकिन सबको समान प्रतिनिधित्व मिला था, सबको समान प्रतिनिधित्व मिला था। हिंदू को भी मिला था, समान नहीं कह सकते हैं, सबके मतलब उस समय समान ही कहा जा सकता है, समान प्रतिनिधित्व मिला था। हिंदू को भी प्रतिनिधित्व मिला था, मुसलमान को भी मिला था, सिख को भी मिला था, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिला था। तो पूछा जाता है प्रश्न कि संविधान सभा का जो सदस्य थे उनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व था कि नहीं? महिलाओं का प्रतिनिधित्व था। उसके बाद संविधान सभा की कार्रवाई पे आते हैं। प्रथम इसकी जो बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चूँकि ये वहाँ पे वृद्ध थे सबसे, इसलिए इनको अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष। और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। इस जो प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो मुस्लिम लीग ने उसका क्या किया? बहिष्कार किया। एक बार देखिए, इसको पढ़ते हैं पृष्ठभूमि से। भारत में संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में रखा गया। वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की आधिकारिक मांग के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1938 में भारतीय संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात की। अब संविधान सभा के गठन की बात हो रही है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक बुनियादी ढांचे का स्वरूप स्वीकारा गया, जिसे संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम दिया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। 296 सीटें ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से चुनकर आनी थी, 93 सीटें देसी रियासतों से चुनकर आनी थी। 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के अधीन 11 प्रांतों से किया जाना था और जो 4 सीटें बची उसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान सबसे एक एक लोग आने थे। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासत के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। 296 सीटों की बात की जाए तो राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, अन्य छोटी छोटी पार्टियों को 15 सीटें मिली। संविधान सभा में प्रतिनिधित्व सबको था, हिंदू को था, मुसलमान को था, सिख को था, ईसाई को था, पारसी को था, महिलाओं को भी था, आंग्ल भारतीयों को भी था, अनुसूचित जाति के लोगों को भी का भी प्रतिनिधित्व था और अनुसूचित जनजाति के लोगों का भी प्रतिनिधित्व था। उसके बाद संविधान सभा की कार्रवाई देखते हैं। जो प्रथम बैठक हुई आपका 9 दिसंबर 1946 में, उसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। पूछा जाता है कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया, उन्होंने बहिष्कार किया था। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की कार्यावधि प्रथम बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। उसके बाद 11 दिसंबर का दिन था, वर्ष 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। ये अध्यक्ष तो लगभग याद रहता है, लेकिन अगर पूछेगा कि उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था संविधान सभा का, तो एच.सी. मुखर्जी। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद संवैधानिक सलाहकार कौन चुना गया था? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव जी थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव भी बहुत बार पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बात की गई है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव के ही आधार पर जो हमारे भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार हुई, उसमें इसका बहुत महत्व है। इसमें प्रमुख कौन कौन सी बातें थी देखेंगे। भारत का एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा। जब भारत हमारा आज़ाद हो गया तो जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें प्रमुख बातें थी कि पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा। उसके बाद
ये जो होगा वो कैसे होगा, और भारत जो होगा वो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा, किसी के दबाव में। जब संप्रभुता की बात होती है तो संप्रभुता की बात होगी कि न किसी आंतरिक या न किसी बाहरी हस्तक्षेप और दबाव के बिना जो राष्ट्र अपने नियम कानून संविधान का निर्माण करता है वो संप्रभु राष्ट्र होता है, संप्रभु देश होता है, संप्रभु राज्य होता है। तो इसमें भी हमारे उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में, उसमें ये बात बताई गई थी कि भारत जो होगा एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा। गणराज्य, गण मतलब जनता का राज्य होगा, जिसमें जनता के हित के, वहाँ के नागरिकों के हित की ही बात होगी। जो इसका संविधान होगा भारतीय गणराज्य का, वो वहाँ के लोग ही स्वयं घोषित करेंगे, और जिसकी ये समस्त शक्तियाँ एवं प्राधिकार जो होंगे वो यहाँ की जनता में निहित होंगे। जैसा कि हम प्रस्तावना में प्रारंभ में ही देखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को, तो वही ये वाली बातें हमारे संविधान की उद्देशिका के प्रथम पंक्ति में ही देखने को मिल जाती है। तो जो स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियाँ होंगी एवं प्राधिकार, वो किसका अंतिम सोर्स कौन होगा? भारत की जनता, ये भी पूछता है। ठीक, 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद आता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 3 परिवर्तन हुए थे। कितने? 3 परिवर्तन ये हुए थे कि संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया। दूसरी क्या बात हुई कि संविधान सभा एक विधायिका भी बनी। इसके कार्य थे संविधान निर्माण और देश के लिए विधि निर्माण। देखिए, जो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना, उसमें उसके तहत 3 बदलाव किए गए। 3 बदलाव में पहला बदलाव ये किया गया था कि जो संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया जाएगा, मतलब जो संविधान सभा होगी वो अपने मर्जी से, अपने अनुसार और देश के हित में काम करेगी और नियम विधि बनाएगी। संविधान सभा के लिए 2 काम दे दिया गया, इसलिए ये पूछा जाता है कि संविधान सभा विधायिका के रूप में भी कार्य की थी कि नहीं उद्देश्य कथन में। तो हाँ, की थी। क्यों की थी? तो उसके उदाहरण ये है कि उसके जिम्मे संविधान निर्माण का कार्य हो गया और देश के लिए विधि निर्माण का भी काम हो गया। ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग बहिष्कार कर दिया, मुस्लिम लीग अलग हो गया। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान के निर्माण में लगे। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया एवं 114 दिनों तक इसके प्रारूप पर विचार हुआ। ये सब लाइनें, सब प्रश्न हैं। पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। संविधान निर्माण में कितने दिन लगे? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई? 11 बैठकें हुई। संविधान सभा का जो में संविधान, हमारे देश के संविधान बनाए गए, तो उसमें कितने देशों, लगभग कितने देशों के संविधानों के अवलोकनोपरांत हमारे देश के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया? तो ये 60 देशों के संविधानों के अवलोकन के बाद कितने दिनों तक इसके प्रारूपों पर विचार हुआ? 114 दिनों तक। हमारे संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए इतना दिन क्यों लगा? क्योंकि जो फैसले होते थे वो सर्वसम्मति से होते थे, बहुमत के आधार पर फैसले नहीं होते थे। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो आपका संविधान बना उसके लिए इतना दिन क्यों लग गया? इसलिए इतना दिन लगा कि हमारे यहाँ बहुमत के आधार पर संविधान का निर्माण नहीं किया गया, हमारे यहाँ सर्वसम्मत के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया, इसलिए इतने दिन लगे। उसके बाद संविधान द्वारा क्या क्या कार्य किए गए? अब ये भी पीटी का प्रश्न है, बहुत बार पूछा है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब प्रमाणित हुई या भारतीय सदस्य कब बना या सत्यापित कब हुआ? तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता प्रमाणित हुई। 24 जनवरी 1950 को 3 काम हुए, मुख्य काम। राष्ट्रीय गान को स्वीकारा गया, राष्ट्रीय गीत को स्वीकारा गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। देखिए, इसको एक बार फिर पढ़ते हैं। संविधान सभा की कार्यावधि: प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए तथा संवैधानिक सलाहकार के रूप में सर वी.एन. राव को नियुक्त किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें शामिल प्रमुख बातें थी कि भारत एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा और ये अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। ये जो भारत स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियाँ एवं प्राधिकारों का अंतिम सोर्स कौन होगा? भारत की जनता होगी। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से हमारे उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसको स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 3 परिवर्तन हुए थे। पहले तो संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु घोषित कर दिया गया, निकाय बना दिया गया। उसके बाद ये जो हमारी संविधान सभा थी ये एक विधायिका के रूप में भी कार्य करने लगी। जब निकाय बना तो क्या इसके 2 कार्य हो गए थे, संविधान का निर्माण और भारत के लिए विधि का निर्माण, मतलब देश के लिए विधि का निर्माण भी करना था। संविधान मुस्लिम लीग के अलग हो जाने के बाद जो तीसरा परिवर्तन हुआ था तो जो हमारी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई 299 रह गई थी। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार मतलब पूर्ण हो जाता है। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें होती है। हमारे संविधान निर्माण के लिए लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करने के बाद हमारे देश का संविधान बनता है, निर्माण होता है। 114 दिनों तक इसके प्रारूपों पर विचार होती है। उसके बाद संविधान सभा द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता प्रमाणित हुई, सत्यापित हुई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। आइए इसके बाद कुछ आगे देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माण एवं इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में आगे हमारा जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हो गई, अंतिम बैठक हुई। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। तो ये पूछा जाता है कि जो हमारी संविधान सभा थी वो अंतरिम संसद के रूप में कब तक कार्य की? तो 1952 अप्रैल 1952 तक अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। जब तक हमारे देश में आम चुनाव नहीं हुए तब तक जो हमारी संविधान सभा थी अप्रैल 1952 तक उन्होंने अंतरिम संसद का कार्य किया और अप्रैल 1952 तक किया, अर्थात 1952 के बाद ये अस्तित्व इसका समाप्त हो गया। प्रथम निर्वाचित संसद, यहाँ संसद में दोनों सदनों से तात्पर्य हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो प्रथम निर्वाचित संसद मई 1952 में अस्तित्व में आई, अर्थात अप्रैल तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया संविधान सभा ने। उसके बाद मई 1952 में संसद जो है वो अस्तित्व में आई। उसके बाद संविधान सभा की संविधान निर्माण करने के लिए कुछ समितियां थी, क्योंकि कार्य बहुत ही बड़ा था तो इसलिए व्यक्तियों के हिसाब से, व्यक्ति की विशेषताओं के हिसाब से संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए कुछ समितियों का निर्माण किया गया था और सबको अपना अपना जिम्मा सौंपा गया था। उसमें कुछ प्रमुख समितियां थी। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये तो बार बार पूछता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकारों से संबंधित व अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति या राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्रारूप समिति पर प्रश्न आता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो सदस्य की बात करेगा तो 6। देखिए 6। कुल कितने सदस्य थे? तो 7 थे। अध्यक्ष सहित कितने थे? तो 7 थे। और केवल सदस्य कितने थे? तो 6 थे। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, जैसा कि इसमें बताया गया है।
उसके बाद संविधान सभा में 3 वाचन हुए। पहला वाचन हुआ 4 नवंबर से 8 नवंबर 1948 तक। प्रथम वाचन संविधान सभा का 4 नवंबर से 8 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। और तीसरा जो वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। प्रश्न ये पूछता है कि जो संविधान सभा का वाचन हुआ था उसमें सबसे लंबे अवधि तक चलने वाला वाचन कौन था? तो संविधान सभा का द्वितीय वाचन जो हुआ था वो सबसे लंबे समय तक चलने वाला वाचन था, अर्थात 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक यह वाचन चला। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, कितने अनुच्छेद थे और कितने भाग थे? तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद एक प्रश्न पूछता है कि आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी जाती है। आइए एक बार इसको सरसरी निगाह से पढ़ते हैं। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। अप्रैल 1952 में अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। प्रथम निर्वाचन संसद जो दोनों सदनों के साथ मिलकर बनी थी, मई 1952 में अस्तित्व में आई। संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कुछ प्रमुख समितियाँ थीं और ये समिति है इधर, और उसके अध्यक्ष का नाम है प्रारूप समिति, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए। संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू जी हुए। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। मूल अधिकारों व अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति जो बनी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। राष्ट्रध्वज संबंधित दर्श समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। प्रारूप समिति में कुल अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। ये बार बार पूछा जाता है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान सभा में 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 तक हुआ। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। तीसरा वाचन जो हम लोगों का हुआ संविधान सभा का 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थी। आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी जाती है। इसके बाद हम अपने संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में जो प्रमुख तत्व है वो कहाँ कहाँ से आए हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, न्यायिक प्रणाली कहाँ से ली गई है, राष्ट्रपति का शासन कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति चुनाव कहाँ से लिया गया है, आदि आदि महत्वपूर्ण बातों को वैसे ही क्रम अनुसार में पढ़ेंगे। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोग हमारे साथ बने रहें। आप लोगों को उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।